है बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उम्मीदवारों का तीसरे रोज भी श्रीनगर और जम्मू में एहतजाज, लिस्ट को हरगिज न किया जाए मनसूख। मुजाहिरीन ने एलजी मनोज सिन्हा से की अपील, मुलविस ऑफिसरान के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार, किसी के जुर्म की किसी और को सजा न दी जाए। पीर के दिन से पार्लियामेंट का मानसून इजलास होगा शुरू, मरकजी सरकार इस बार प्रेस एंड मैगजीन रजिस्ट्रेशन बिल करेगी पेश। 155 साल पुराना कानून होगा खत्म, न्यूज पोर्टल का भी होगा रजिस्ट्रेशन। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने रुपए की गिरती हुई कीमत पर पीएम मोदी को बनाया निशाना, आप उस वक्त जितना शोर मचाते थे आज उतना ही हो गए हैं खामोश, मायूसी के गड्ढे में डूबा है पूरा मुल्क, राहुल गांधी का बयान। एनडीए की जानिब से नायब सदर के उम्मीदवार का किया गया ऐलान, बीजेपी की कौमी मजलिस आमला की मीटिंग में लिया गया फैसला, मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर को बनाया उम्मीदवार। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, बीजेपी की जानिब से आज बाज़ाब्ता तौर पर कौमी मजलिस आमला की मीटिंग हुई। एनडीए की बैठक में एक फैसला किया गया है कि इस बार नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर जगदीप धनकर को आगे पेश किया जाएगा। मगरबी बंगाल के गवर्नर को बनाया गया है इस बार उम्मीदवार। नायब सदारती उम्मीदवार के लिए एनडीए की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नाम का ऐलान कर दिया गया है। जगदीप धनकर को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि जगदीप धनकर एनडीए की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नायब सदर के उम्मीदवार होंगे। मैदान में नायब सदारती उम्मीदवार के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर जगदीप धनकर अब आगे कर दिए गए हैं, एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि आज बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी की मीटिंग हुई। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह और दीगर कई सीनियर लीडरान बाज़ाब्ता तौर पर उस मीटिंग का हिस्सा बने और उसके बाद फैसला किया गया कि जगदीप धनकर को इस बार नायब सदारती जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको याद रहे कि पिछले दिनों नायब सदर के उम्मीदवार को लेकर के, नायब सदर के इंतखाब को लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी और आज बीजेपी की पार्लिमानी बोर्ड की बैठक में यह फैसला किया गया है कि नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर जगदीप धनकर को आगे किया जाए, उनके नाम पर मुहर लगा दिया गया है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एनडीए ने नायब सदारती उम्मीदवार के तौर पर मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर को आगे किया है। अमित शाह से पिछले दिनों बाज़ाब्ता तौर पर उनकी मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद से तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। आपको बता दें कि नायब सदारती उम्मीदवार का बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाब 6 अगस्त को होगा। 6 अगस्त को वोटिंग का डेट रखा गया है। 19 जुलाई तक के पर्चे नामजदगी दाखिल करनी है, यानी कि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। कल मुमकिन है कि हुक्मरान जमात के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से भी नायब सदारती उम्मीदवार के तौर पर किसी उम्मीदवार को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आज एनडीए की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जगदीप धनकर के नाम का ऐलान कर दिया गया है। 20 जुलाई को बाज़ाब्ता तौर पर पर्चे नामजदगी दाखिल की जाएगी। आपको बता दें कि 19 जुलाई को पर्चे नामजदगी दाखिल किया जा सकता है। जितने भी उम्मीदवार हैं जो ख्वाहिशमंद है, पर्चे नामजदगी की जांच जो है ना 20 जुलाई को होगी। खबर मिल रही है कि 20 जुलाई की तारीख तय की गई है और नायब सदर के इंतखाब में पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले उम्मीदवारों का अपना पर्चा 22 जुलाई तक वापस ले सकेंगे। अगर कोई उम्मीदवार ऐसा है जो पर्चा वापस लेना चाहता है वो वापस ले सकता है। तो अगले नायब सदर के इंतखाब की जो तारीख रखी गई है वो 6 अगस्त रखी गई है। 6 अगस्त को वोटिंग होगी और 6 अगस्त को दिन में 10 बजे से शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जो प्रोसेस है वोट डालने का वो पूरे दिन चलता रहेगा और फिर उसी दिन उसकी गिनती भी हो जाएगी और उसके बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। क्योंकि 10 तारीख को 10 अगस्त को नायब सदर एम वेंकैया नायडू की सदारती मुद्दत खत्म हो रही है और उसके बाद से नायब सदर की जिम्मेदारी किन्हें मिलती है? क्या हुक्मरान जमात की जानिब से जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है जगदीप धनकर, क्या इन्हें ये जिम्मेदारी मिलती है या फिर एनडीए के खिलाफ में जो अपोजिशन का खेमा उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेगा या उतारेगा उसे कामयाबी मिलती हुई, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में फैसला अब 10 अगस्त से पहले हो जाएगा। 6 तारीख को ही, 6 अगस्त को ही फैसला हो जाएगा कि मुल्क का अगला नायब सदर कौन होगा। लेकिन अभी एनडीए खेमे की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह तय कर दिया गया है कि मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर उनकी तरफ से उम्मीदवार होंगे नायब सदर के इंतखाब में।
अब देखना होगा कि अपोजिशन की जानिब से किसे उम्मीदवार बनाया जाता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, 10 अगस्त को वेंकैया नायडू की मुद्दत खत्म हो रही है। उससे पहले पहले बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाब के नताइज आने हैं। 6 तारीख को ही, 6 अगस्त को ही वोट डाले जाएंगे और देर शाम तक के बाज़ाब्ता तौर पर रिजल्ट आ जाएगा। 6 तारीख की शाम तक ही पता चल जाएगा कि मुल्क का अगला नायब सदर कौन हो रहा है। ऐसे में जगदीप धनखड़ को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। आज बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी बोर्ड की बीजेपी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में यह फैसला किया गया कि इस बार नायब सदर के लिए जगदीप धनखड़ को ही उम्मीदवार बनाया जाए। इस वक्त मगरबी बंगाल के गवर्नर के बतौर जगदीप धनखड़ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपको याद होगा कि मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ इनके नोकझोंक और तकरार की खबरें मुसलसल सुर्खियों में रही हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में से चंद रियासतों के गवर्नर ऐसे हैं जो सुर्खियां बटोरने में कामयाब रहे हैं। उनमें एक जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक रहे हैं, दूसरे केरला के गवर्नर आरिफ खान रहे हैं और तीसरे जगदीप धनखड़ मगरबी बंगाल के गवर्नर। ये 3 गवर्नर ऐसे रहे हैं जिन्हें सुर्खियों में काफी आपने देखा होगा। इनके बयानात की और इनके एक्टिवनेस की या सरकार से तकरार की वजह से इनको बाज़ाब्ता तौर पर आपने बार बार सुर्खियों में देखा होगा। इस बार जगदीप धनखड़ की किस्मत रंग लाती हुई नजर आ रही है और खबर है कि एनडीए ने इसे अपना उम्मीदवार बना दिया है नायब सदर के बतौर। तो एनडीए की जानिब से नायब सदर के उम्मीदवार पर ही अपोजिशन का खेमा भी इत्तेफाक करेगा या फिर अपना उम्मीदवार बनाएगा, उतारेगा। बहुत जल्द इस पर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ को अपोजिशन के खिलाफ में यानी कि एनडीए ने अपना उम्मीदवार नायब सदर के बतौर बनाया है। देखना होगा आगे कहां तक तस्वीर बनती है। लेकिन आपको याद रहे कि मगरबी बंगाल इस वक्त जगदीप धनखड़ मगरबी बंगाल में इन दिनों गवर्नर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, गवर्नर की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और ममता बनर्जी से या ममता बनर्जी की सरकार के साथ उनकी तकरार की खबरें मुसलसल सुर्खियों में रही हैं। लेकिन एक चीज जो सबको हैरान करने वाली है वो ये कि माना यह जा रहा था या फिर तरह तरह की खबरें आ रही थी कि हो सकता है मुख्तार अब्बास नकवी को यह जिम्मेदारी दी जाए। मुख्तार अब्बास नकवी के पास अच्छा खासा तजर्बा था राज्यसभा का, उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती थी क्योंकि राज्यसभा का मेंबर उन्हें नहीं बनाया गया और साथ ही साथ उन्हें चुनावी मैदान में भी, इंतखाब में भी, बाईपोल में भी नहीं उतारा गया। तो अब मुख्तार अब्बास नकवी के मुस्तकबिल को लेकर तरह तरह की आसाराइयां तेज हो रही हैं। क्या गवर्नर बनाया जाएगा उन्हें मगरबी बंगाल का या फिर उन्हें जम्मू कश्मीर का एलजी बनाया जा सकता है? किसी तरह की इस तरह की आसाराइयां तेज हो गई हैं। लेकिन जो चंद नाम आगे आ रहे थे उसमें आरिफ मोहम्मद खान का भी नाम आ रहा था, साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर का नाम आ रहा था, हरिवंश राय का भी नाम आ रहा था। ये नाम ऐसे थे जो चल रहे थे कि शायद इनमें से किसी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन हुक्मरान जमात और खासतौर से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सरप्राइजिंग कैंडिडेट या सरप्राइजिंग फैसले के लिए मशहूर हैं और एक बार फिर से सरप्राइज देते हुए नजर आ रहे हैं। जगदीप धनखड़ की शक्ल में जगदीप धनखड़ को नायब सदारती उम्मीदवार बनाया गया है एनडीए की तरफ से। किसानों के एहतजाज के वक्त से मरकजी हुकूमत को घेरने वाले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि वो रिटायर होने के बाद ही तमाम मसाइल पर बात करेंगे। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने इल्ज़ाम लगाया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो उन्हें 2 फाइलों पर दस्तखत करने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की गई थी। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा है और एक इंटरव्यू दिया है जिनमें सहाफ़ी ने उनसे जब पूछा कि आपका गुज़श्ता 8 सालों में 4 बार तबादला हुआ, आप इस पर क्या कहेंगे? इसका जवाब देते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि इस बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा, रिटायरमेंट के बाद इस मसले पर बात करूँगा कि आखिर 4 बार मेरा ट्रांसफ़र कैसे हुआ और क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि वह आइंदा इंतखाबी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, ताहम तहरीकों में हिस्सा लेते रहेंगे। मरकजी हुकूमत की मुखालफत के बारे में सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, बल्कि मैंने हुकूमत के हक में बात की है। अगर उसने मेरी बात मान ली होती तो आज किसान उसे खुश करते। सत्यपाल मलिक ने मरकजी हुकूमत के महत्वाकांक्षी स्कीम यानी कि अग्निपथ की मुखालफत की है और हुकूमत से इसे वापस लेने की अपील की है। सत्यपाल मलिक ने कुछ दिन पहले अग्निपथ स्कीम के बारे में कहा था कि मैं कह रहा हूं अग्निपथ स्कीम को जल्दी ठीक कर लो, ये अच्छा नहीं है। गैर मुतमईन लड़के फौज में जाएं तो उनके हाथ में राइफल होगी, उसकी समत होगी, पता नहीं कहां जाना है। मरकजी हुकूमत बहुत तकब्बुर में रहती है, हो सकता है कि उससे भी बदतर हो, फिर बैकफुट पर आ जाओ। साथ ही उनकी बरतरफी के बारे में सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जब मैंने पहली बार बात की है तब से इस्तीफा मेरी जेब में है,
जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इशारा मिल गया, उन्हें हटाना नहीं पड़ेगा, बस इतना कह देंगे कि मुझे तुमसे बेचैनी महसूस होती है, मैं उसी दिन चला जाऊंगा, अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। तीस जून से शुरू होने वाले सालाना अमरनाथ यात्रा का एक और काफिला आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 1,64,000 से ज्यादा यात्रियों ने शिवलिंग का दर्शन किया है। सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 5,838 अफराद पर मुश्तमिल एक और काफिला सुबह वादी के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के एक अहदेदार के मुताबिक तकरीबन 1,64,024 यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए, जिनमें गुज़श्ता रोज 12,000 अफराद शामिल हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा में 8 जून को बादल फटने के वाक़े में 16 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 28 दीगर अफराद कुदरती वजूहात की वजह से हलाक होने की खबर है। जम्मू के भगवती नगर से आज सुबह 5,838 का काफिला 2 हिफाजती काफिलों में वादी के लिए रवाना हुआ। उनमें से 2,547 बालतल बेस कैंप से, जबकि 3,291 पहलगाम बेस कैंप की तरफ रवाना हुए। याद रहे कि सिक्योरिटी इदारों ने अब की बार अमरनाथ यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टैगिंग और बार कोड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। RFID टैगिंग और बार कोडिंग का मकसद यात्रियों और उनकी गाड़ियों की लोकेशन की हम वक्त मॉनिटरिंग को यकीनी बनाना है। आपको बता दें कि तादाद इस बार दर्शन करने वालों की बड़ी अच्छी रही। करगिल विजय दिवस विक्ट्री मशाल आज वुसान पहुंच गया है, जहां वुसान बटालियन ने गुरेज ब्रिज से उसे अपने हाथों में लिया। इस मौके से मुनक़दा एक खास तकरीब में करगिल के शोहदा को याद किया गया। तकरीब में CAPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, NCC कैडेट, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। साथ ही साथ नौजवानों की बड़ी तादाद भी इस तकरीब में नजर आई। इस तकरीब के बाद विक्ट्री मशाल को जोजिला पास के रास्ते आगे भेज दिया गया। शाहनवाज है और हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि 1999 में जब हिंदुस्तान के वीर जवानों ने कारगिल में अपनी जान मुल्क हिंद के लिए निशावर की, तो उसके बाद उनको श्रद्धांजलि पेश करने के लिए हर साल जुलाई के महीने में करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो आज कंगन के मुकाम पे भी ऐसा ही एक प्रोग्राम हुआ जिसमें बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम हुए और जो विजय मशाल जिसको कहते हैं फ्लेम, वो यहाँ पे आई और उसके बाद ये जोजिला से जाके कारगिल वॉर मेमोरियल तक जाएगी। ये जो आज करगिल दिवस मनाया गया, ये बहुत अच्छा तरीके से और ये बनाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे इंडिया गवर्नमेंट के जवान यहाँ पे शहीद हुए करगिल में, जिसके बीच में हम लोग भी थे और सिविलियन थे बहुत से, तो उनको शहीद किया गया बेगुनाह। तो इसमें हम उनकी निंदा करते हैं। तो हमारे देश में जो ये हुआ है, ये दिवस मनाया गया, ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। और इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर किसी कंट्री का कोई मतलब नहीं है। जो भी मामला हमने हल करना है, जो भी मसला हमने हल करना है, वो अपनी इंडिया गवर्नमेंट से हल करना है, हमने इनके साथ ही हल करना है। हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक़लियती सेल की मौजूदगी में आज सिख बरादरी के साथ एक मीटिंग का इनेकाद बारामूला में किया गया, जिसमें पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके से सिखों के जो मसाइल हैं, जिन दिक्कतों से वो गुजर रहे हैं और पार्टी से जो उम्मीदें हैं, इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें जानने और सुनने की कोशिश की गई। सिख अवाम के सामने उनकी शिकायत शिकवे भी सुने और उनका आइंदा प्रोग्राम भी सुना। मैं बतौर चेयरमैन माइनॉरिटी सेल नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहां इनका मशकूर हूं, वहां बारामूला की इस लोकल कमेटी जो हमारी माइनॉरिटी सेल की है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने थोड़ी ही वक्फे में इन तमाम सिख साहिबान जो हमारे इलाकों के नुमाइंदे हैं, इनको जमा करके यहाँ सुना भी और सुनाया भी। और हम भरोसा दिलाते हैं डॉक्टर साहब को कि सिख हमेशा शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला के उस नक्श कदम पर चलते हैं। शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद या
आज जो मीटिंग जो थी हमारी सिख कम्युनिटी के साथ, जो हमारी माइनॉरिटी के जो हमारे चेयरमैन आज़ाद साहब ने तलब की थी मीटिंग, और ये 3 साल के बाद ये पहली मीटिंग हुई आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 5 अगस्त के बाद। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जी शूर अवाम जो हैं, सरदार कम्युनिटी के अच्छे लोग जो थे, कम्युनिटी के जो हेड्स हैं, वो इस मीटिंग में आए थे। और हमारा उनसे यही इल्तिजा थी कि कम से कम जो है आप आने वाले इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दें। खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से एड ब्रेक का।